नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ और आने वाले शिफ्ट में आपको हेल्प हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि हैलोवीन त्यौहार जो है किस तारीख को मनाया जाता है। एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ रखा है कि हैलोवीन त्यौहार का डेट क्या है। तो ये आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर महीना वाले फॉर्म में दिया है आंसर तो फिर अक्टूबर हो जाएगा, अगर विथ डेट दिया है तो 31 अक्टूबर हो जाएगा। ये फिक्स है, जैसे आपका क्रिसमस फिक्स है 25 दिसंबर को, वैसे ही ये भी फिक्स है और ये भी आपका यूरोपियन त्यौहार ही है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड में आर का मतलब क्या है। देखिए नाबार्ड में फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आर का मतलब आप यूं ही निकाल लेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आर का मतलब ग्रामीण है, रूरल है, ठीक है। तो रूरल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आर का मतलब। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे रूरल राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था ये भी कई बार पूछा जाता है। तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। नाबार्ड क्या है? तो कृषि सेक्टर में लोन मुहैया कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। वर्तमान में नाबार्ड के जो आपका अध्यक्ष हैं ये केजी साजी हैं। कौन है? केजी साजी जो है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ये आर चिंताला का स्थान लिया है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म तो बता ही दिए। चलते हैं आगे। नाबार्ड के जैसा ही एक इरडाई है। इरडाई ये आपका बीमा क्षेत्र में काम करता है और इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। जैसे नाबार्ड का आपने बम्बई में देखा और इरडाई की स्थापना 1999 में होती है ना। एक सेबी आपने जाना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी भी मुख्यालय मुंबई के अंदर ही है और ये शेयर बाजार को हैंडल करने वाली बॉडी है और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी बुच बनी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा आपसे पूछ लिया है भैया। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा हो या फिर प्रेसिडेंट का हो, है ना, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का हो, इन तीनों का ही जो न्यूनतम उम्र है, मिनिमम एज रखी गई है क्राइटेरिया, ये आपका 35 ईयर का है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपकी कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में एंट्री चाहिए तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा में एंट्री चाहिए तो 25 वर्ष और विधान परिषद जो लाइक राज्यसभा के जैसे होता है राज्य के अंदर, तो इसमें भी आपको 30 वर्ष की ही उम्र लगती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में बाई कैमरल स्टेट कितने हैं वर्तमान में, यानी विधान परिषद वाली स्टेट, या फिर यूं कहें कि द्विसदनीय विधानमंडल कितने स्टेट में है, तो आप कहेंगे 6 स्टेट में। ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यही 6 वो स्टेट है जहाँ पे जो है विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, यानी विधानमंडल जो है बाइकैमरल है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा ये जो आपका द्विसदनात्मक जो संसद प्रणाली है इंडिया के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, ये व्यवस्था आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। परसों के दिन ये पूछा गया था, याद आ गया, बताना उचित समझा। इसके अलावा कोशिका की खोज किसने करा था? सब दिन बताते आए हैं। इसमें 2 टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट कोशिका का खोज किसने किया था, या फिर सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना। देखिए सेल के कई मीनिंग होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर चले जाइए तो बैटरी हो जाता है ना। हिस्ट्री के अंदर चले जाइए तो सेल का मतलब आपका एक मतलब केज हो जाएगा, एक प्रकार का जेल टाइप का एक घर जिस सेल में बंद कर दिया जाता है ना। इसके अलावा सेल अगर आप जीव विज्ञान में आते हैं तो इसका मतलब कोशिका हो जाता है
है ना, जो जीवित जीवन की सबसे जो है छोटी क्रियात्मक इकाई भी होती है कोशिका, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज करा था या कोशिका शब्द का प्रयोग करा था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि जीवित कोशिका लाइव सेल का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस और सबसे बड़ी डिफरेंस है, ये है आपका सेल वॉल का होना। सेल वॉल जो है ये ओनली जो है आपका प्लांट में होता है, ये पादप के अंदर होती है, ये किसी एनिमल जंतु के अंदर नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल की जो बनावट है, जो ये मेक होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, तो ये सेलुलोज से बने होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने एक चीज और बता रखा है कि पादप कोशिका, एक तो ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब इसके अंदर भी कोशिका दो प्रकार के, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, है ना, एक ये और एक प्रोकैरियोटिक, है ना। तो मैंने कहा था भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, जो प से शुरू होता है, ये गरीब प्रवृत्ति की होती है। इसमें हमेशा हर चीज की अभाव ही होती है जनरली। तो मोटे तौर पे आपको आंसर फाइंड करने में ये मेरी कही गई बात आपको काम करेगा, ठीक है, कि भाई ये चीज नहीं पाया जाता है, ये अनुपस्थित रहता है, तो जनरली जो है आपको प्रोकैरियोटिक के साथ जाना है, ठीक है। इसके अलावा बृजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मैंने आपको बता रखा है कि जो फेमस वाद्य यंत्र हैं उसे सब याद रखते हैं, हारमोनियम, गिटार, सिम्फनी, है ना, बीना, इस सब का वाद्य यंत्र के प्लेयर आपको याद करना है अगर अब एग्जाम फैट करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि जो जनरल है वो तो आप नहीं भी करोगे फिर भी एग्जाम में मार ही दोगे ना, है ना। तो बृजभूषण काबरा जो है ये आपका गिटार से संबंधित है, गिटार। और गिटार किस वाद्य यंत्र के उदाहरण है भैया? तो ये तंत्री वाद्य यंत्र के उदाहरण हो जाएंगे। जो भी चीज आपका तार के कंपन वगैरह से बजती है, सितार, गिटार, सारंगी, ये सभी तंत्री वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। गिटार के अन्य प्लेयर जो है विश्वमोहन भट्ट है, श्री कृष्ण नलिन है ना, एक ही आदमी का नाम है श्री कृष्ण नलिन, तो ये भी आपका गिटार ही प्ले करते हैं। अप्पा जलगांवकर, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जुलगांवकर एक्चुअली, अप्पा जुलगांवकर, ठीक है। इसके अलावा भूरेलाल खान ये हारमोनियम प्ले करते हैं। लतीफ खान किशन महाराज, अंबिका प्रसाद तबला प्ले करते हैं, इसमें लच्छू महाराज का भी नाम रख लीजिएगा, ये भी तबला बजाते थे, साथ ही साथ कथक नृत्य भी कर लेते थे, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ए प्लेस फॉर रेसलिंग इज कॉल्ड, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आया है कि ये प्लेस फॉर रेसलिंग इज कॉल्ड। जो आपका मुक्केबाजी का जो इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे एक रस्सी बांधी होती है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक इस पे मुक्केबाजी करते हैं, तो इसको जो क्या कहा जाता है? तो भैया इसको कहा जाता है रिंग, है ना, इसको कहा जाता है रिंग। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मुक्केबाजी या फिर जो बॉक्सिंग इसी को कहते हैं, या फिर जो कुश्ती होता है ना, कुश्ती के मैदान को भी आप रिंग कह सकते हैं, ठीक है, तो इसे रिंग ही कहते हैं। बेसबॉल में जो खेल के मैदान होते हैं उसे डायमंड कहते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, और ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहीं कहीं आपको प्राचीन किताब में 7 खिलाड़ी भी मिल जाएगा, जो अब एसएससी का एग्जाम नहीं मानता है, ठीक है, अब 9 खिलाड़ी मानता है बेसबॉल के अंदर। इसके अलावा जो वॉलीबॉल है, इसके खेल के मैदान को फील्ड ही कहा जाता है। क्रिकेट के मैदान को पिच कहा जाता है, आपने पिच रिपोर्ट सुना होगा जब बारिश वगैरह होता है तो। इसके अलावा कुश्ती में रिंग कहा जाता है या अरेना कहा जाता है। बैडमिंटन के जो मैदान होते हैं उसे कोर्ट कहा जाता है। साइकिलिंग का जो होता है उसे बेलोड्रम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? ये तो कोई पूछने की बात नहीं है, ओडिसी से संबंधित है। महापात्रा सरनाम देखा नहीं कि ओडिसी पे गए हम, ठीक है। इसी के जैसा रेड्डी सरनेम देखे नहीं कि हम कुचिपुड़ी के पास पहुंचे, है ना। इसके अलावा हम जो है सिंह सरनेम देखे नहीं कि हम मणिपुरी के पास पहुंच जाएंगे लगभग। इसके अलावा जो महाराज सरनेम हमने देखे नहीं कि कथक के पास पहुंच जाना है। तो काफी सारा आपको बेनिफिट मिल जाता है यहाँ से, अगर आप इतने क्लू जानते हैं तो। मैंने बता रखा है कि भाई जब याद हो तो बड़ी अच्छा है। अगर आपको डूबते हुए को तिनके का सहारा देना है तो ये वाली क्लू जरूर काम करेगा जो मैंने बताया है, ठीक है। जैसे आपका गुरु केलुचरण महापात्र, सुजात्रा महापात्र, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, है ना। इंद्रानी रहमान को भी इसमें रख लेना, इंद्रानी रहमान, है ना, इंद्रानी रहमान भी ओडिसी कर लेती है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा भारत का पश्चिम सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक ऑप्शन में पाकिस्तान 100% होगा और पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप भारत का नक्शा विथ अदर कंट्रीज आप देख रहे हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये रहा अपना जो है पाकिस्तान, है ना, ये है पाकिस्तान, है ना। ये छोटा सा है अपना नेपाल जो उत्तर में पड़ेगा, भारत के हिसाब से उत्तरी भाग में पड़ेगा, है ना, उत्तरी भाग में पड़ेगा। पूर्णतः उत्तरी कहे तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ उत्तरी भाग में नेपाल हो जाएगा। नेपाल और भूटान भी उत्तर पूर्व में नेपाल और भूटान, नेपाल को उत्तर में रखिएगा, भूटान को उत्तर पूर्व में रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान को पश्चिम में रखिएगा, अफगानिस्तान को पश्चिम उत्तर में रखिएगा, ठीक है। तो इसे आप नक्शा से थोड़ा बहुत जानकारी से ही आपको बहुत सारे चीज क्लियर हो जाती है ना। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात रही सीमा रेखा से और क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो सबसे लंबी सीमा रेखा आपका बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा रेखा आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है, सबसे सेकेंड लंबी सीमा आपका चाइना के साथ लगती है, भारत राज्य में तटरेखा वाली सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे जो दूसरा सबसे अधिक लंबा तटरेखा आंध्र प्रदेश का है, सबसे छोटा तटरेखा गोवा का है। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा भारत में तटीय राज्य कितने हैं, तो आप खुद ही मैप देख के, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे बताना जो है उचित समझता हूँ। तो तटीय राज्य आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए ये जो लाल वाला पर्सन दिख रहा है ये राजस्थान दिख रहा है, लेकिन राजस्थान तटीय स्टेट नहीं है। जो नीला वाला दिख रहा है ये पानी को इंगित कर रहा है इस नक्शे के अंदर, ठीक है। तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये छोटा सा गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अभी यूनियन टेरिटरीज को नहीं गिनते हैं, पुदुचेरी को, है ना, अभी राज्य गिनते हैं। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे एक उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये कितनी बार पेन चली है भैया, जरा एक बार फिर से गिन लो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ गया भाई, यहाँ सही है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है स्टेट जो हैं आपके तटीय स्टेट हैं, कोस्टल वाला, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था, देखिए इस बिल पे काफी बवाल हो गया था इल्बर्ट बिल पे, क्योंकि जब ये बिल आया था तो इसमें कहा गया था कि जो भारत के जजेस होंगे उस समय के कोर्ट में, तो उनको भी जो है इक्वलिटी मतलब इक्वल अधिकार दिया जाएगा किसी चीज में फैसला देने का, है ना। तो इस पे जो है मतलब इस पे रोक भी लगाए गए थे दूसरे आदमी के द्वारा। तो इल्बर्ट बिल काफी जो है आपका हाईलाइटेड हुआ उस समय। तो ये आपका 1883 में जो है ये बिल पेश करने की बात कही गई थी, ठीक है। और 1884 ईस्वी में इसे मंजूरी मिलती है। उसी प्रकार से जैसे आपने 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती से संबंधित है, ये 1992 में जो है एक आधारशिला रखा जाता है इस प्रकार की पेशगी का, ठीक है। और 1993 में जो है ये लागू होती है। तो इसी प्रकार से इसे भी समझे। 1884 में इल्बर्ट बिल लागू हुआ था, 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो डिपेंड करता है कि लागू वाला पूछा गया था कि लाया वाला पूछा गया था। इल्बर्ट बिल जो है उसके समय जो अंग्रेज थे ये रिपन थे, ठीक है। रिपन के समय से ही 1881 से लगातार 10 साल के अंतराल पे जनगणना हो रही है। तो इसी ईस्वी के स्लैब में है, आप देख लीजिए, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था। देखिए आज बिल से 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। डाटा प्रोटेक्शन बिल, तो देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है ये 2019 में आया था, फिर बाद में इसको रिनो करके 2022 और 2023 में भी इस पे जो है नई चीज को इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो डाटा प्रोटेक्शन बिल बना था ये 2019 में बना था। इसका कहना था कि जब तक डाटा के मालिक से, है ना, जब तक किसी डाटा के मालिक से मतलब परमिशन नहीं ले लेता है तब तक कोई भी कंपनी, कोई सरकार, कोई भी आदमी चोरी छिपे किसी की डाटा का जो है मिसयूज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से डाटा प्रोटेक्शन जो ये वाला आया था ये 2019 में आया था। ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो सिंपल सी बात है, जो डाटा का देखरेख करता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी IT सेक्टर जो होते हैं उस मंत्रालय के अधीन इसे लाया गया था। संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है, देखिए भारत में तो बोली ही जाती है, लेकिन बच्चे ने बताया कि भारत ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में आपको इंडो यूरोपियन इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे।
तो इंडो तो जरूरी रहेगा क्योंकि हिंदुस्तान में तो बोली ही जाती है। डिपेंड करता है कि इंडो के साथ आगे क्या जोड़ रहे हो, तो इसका मैं फिलहाल आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। चलते हैं आगे। वैसे संस्कृत जो है इंडिया का क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज भी 6 होते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसमें साउथ के सभी भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है और ओडिसी है। ये 6 भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। और 8 क्लासिकल डांसेस को तो आप जानते ही हैं, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 12 से लेकर 19 तक में क्या वर्णित है पूछा गया था। अब इसमें फंडामेंटल राइट दे दिया था, फंडामेंटल ड्यूटी, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको पता है ना कि 12 से लेकर 35 तक डायरेक्ट क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। इसे भाग कितने में रखे गए हैं, 3 में रखे गए हैं। कितने हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार, 6 हैं। पहले कितना हुआ करता था, 7 हुआ करता था। कब हटा, 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन था वो, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 300 के ए में, लाइक कैसा, विधिक अधिकार के रूप में, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो ये भी फंडामेंटल राइट हो जाएगा 12 से 19 के बीच में। अब इसमें अलग अलग 6 भागों में बांटा गया है। 14 से 18 जो है इक्वलिटी का राइट देता है, समानता का अधिकार देता है। 19 जो है मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। और 29 और जो 30 है ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति की रक्षा करता है, यानी डायरेक्टली कहे तो अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। इसके अलावा 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये बात ध्यान रखना है। और 21 जो है ये निजता का अधिकार है ना। तो 21 से एक चीज और याद रखना है, 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया, सफल योजना किस राज्य से संबंधित है, तो भैया ये ओडिशा से संबंधित है। और ये किसान से संबंधित योजना है, जिसमें किसानों को उसके खेती बाड़ी को अच्छे ढंग से करने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन प्लेयर, है ना, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन प्लेयर हु वन अ मेडल इन ओलंपिक इन टेनिस गेम, है ना। टेनिस यहाँ पे छूट गया है। इन्होंने बताया है कि भैया टेनिस खेल के लिए पहला भारतीय, और एशियन के साथ साथ भारतीय भी होना चाहिए, और टेनिस में पहला पदक भी जीता हो, तो ये हो जाएगा लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज जीता था। और ये ब्रॉन्ज जीता जो था, तो ये गोल्ड जैसा ही हुआ इनके लिए, क्योंकि ये पहली बार टेनिस के अंदर जो है कोई पदक इंडिया के लिए जीता। इसके अलावा एक प्रश्न, अच्छा ओलंपिक से बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत रूप से गोल्ड फिर से चर्च कर रहा हूं। तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। कब जीता था, 2008 के अंदर जीता था, बीजिंग ओलंपिक में जीता था, शूटिंग के अंदर जीता था। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से सेकेंड गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा आता है। और 8 गोल्ड जो है अकेले हॉकी खेल के अंदर आती है। भारत को प्रथम गोल्ड हॉकी में ही 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिलती है। इसके अलावा भारत ओलंपिक में 1900 ईस्वी से भाग लेना स्टार्ट करती है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 से होती है। इसके अलावा ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली, 2 ओलंपिक में महिला पीवी सिंधु है। ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला जो है कर्णव मल्लेश्वरी है भारोत्तोलन के अंदर। ओलंपिक के अंदर और भी कुछ हुआ है। ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो है ये माइकल फेल्प्स हैं, जो अमेरिकी तैराक हैं। ओलंपिक के अंदर और कुछ हुआ है भारत के लिहाज से, नहीं। चलिए ठीक है, इतना काफी है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ए ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। अब देखिए पुराना पुस्तक है ये, इनके स्टीफन हॉकिंस से पहले वाले शिफ्ट में जो हमने पुस्तक लिखा है वो बच्चे मिसलीड कर दिए, मिसप्रिंट कर दिए मेरे हिसाब से, है ना। इन्होंने मुझे ब्लड एंड फायर पुस्तक लिख के भेजा है। ब्लड एंड फायर, है ना, ब्लड एंड फायर भी एक पुस्तक है ना, मार्टिन का है। और एक जो पुस्तक पूछा गया था पिछले शिफ्ट में, इस पुस्तक का नाम था फ्लड इन फायर, है ना, फ्लड ऑफ फायर था, है ना, फ्लड ऑफ फायर, है ना, माने आग की बाढ़, है ना। ये अमिताभ जी का है किताब। तो ये पूछा गया था, तो सुधार कर लीजिएगा। हो जाता है बच्चे से एक आदमी प्रिंट, है ना, क्योंकि एग्जाम हम तो नहीं दिए, वही दिए हैं। वो जो लिखे हैं उस पर अमल किया जाएगा कि भाई अगर एग्जिस्ट करता है तो हमको लगेगा कि है ना। एग्जिस्ट नहीं करता तब हम बोलते भाई गलत है ना।
इसके अलावा ए ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग, जैसा कि मैंने बताया। एक क्वेश्चन बीबी के मकबरा से आया है। देखिए दोस्तों, बीबी का मकबरा जो है ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देखिए औरंगाबाद बिहार के अंदर भी है, ये ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो एक से अधिक जगह है। जैसे आपने हैदराबाद का नाम सुना होगा, हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर भी है, हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर भी है, औरंगाबाद बिहार के अंदर भी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर भी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, जो औरंगजेब की बीवी रबिया दुर्रानी का जो है कब्र है, रबिया दुर्रानी। और इसे जो है सेकेंड ताजमहल का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि इसकी जो नकल है ताजमहल का ही नकल किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जो है सीजीएल की प्रैक्टिस सेट कल से आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आएंगे, ज़्यादा नहीं, एक वीडियो रोजाना। वीडियो की लेंथ की बात करें तो 20 से 25 मिनट की होगी, है ना। और सब दिन जिनको भी CHSL, CGL, MTS, GD कुछ भी देना हो, जो TCS सेट करते हैं, SSC के जैसा पैटर्न होता है, आपको अटेंड करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।